हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। ये पार्ट नंबर 2 है बहुविकल्पी प्रश्न का। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट वीडियो रहेगा। बायोलॉजी से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राशय में उत्पन्न होते हैं या फिर शिशन में उत्पन्न होते हैं या फिर शुक्राणु नली में होते हैं या फिर वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडाणु होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अंडाणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि मार्ग में या डिंब वाहिनी में। तो जो अंडाणु होते हैं वो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि या पैंक्रियास ग्रंथि। तो केवल नर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। किसमें पाई जाती है? केवल नर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि मनुष्य में वृषण देहगुहा के बाहर होता है क्योंकि नंबर 1 है उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे। नंबर 2 देहगुहा में स्थान की कमी होती है। नंबर 3 मैथुन में सुगमता होती है। नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए होता क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या काम करता है, मतलब ताप नियंत्रित रहे। ठीक है, इसका जो तापमान होता है वो आंतरिक वाले तापमान से कम होता है, इसलिए यह क्या शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नर जनन अंगों से संबंधित कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, लिखा हुआ है ए थी डिडा इमिस पहली हो गया, दूसरी अधिवृक्क हो गया, तीसरी प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, चौथी अग्न्याशय हो गया। तो नर जनन अंगों से संबंधित कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव मादा में निषेचन होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगाइरा में या ब्रायोफिलम में। ठीक है, तो किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन अलैंगिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जनकों से संतति में संप्रेषित। ठीक है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? ठीक है, किसमें विद्यमान होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य होता है कि राइबोसोम होता है कि गाल्जी काय होता है कि जीन होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, जीनों के माध्यम से जो जनकों के जो संतति होते हैं लक्षणों का मतलब ट्रांसफ़र होता है वो जीन के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जनकों से संतति में संप्रेषण होने वाला लक्षण क्या है? ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। केवल जनकों से समानताएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत केवल जनकों से विविधताएं होती हैं। नंबर 3 है जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों होती हैं, न तो समानताएं होती हैं न तो विभिन्नताएं होती हैं। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनकों के समान समानता और विभिन्नता दोनों को रखता है। ठीक है, इसके हिसाब से ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि अमीबा, स्पाइरोगाइरा तथा ईस्ट में जनन की
सामान्य विशेषता क्या होती है। ठीक है, तीनों में जो जनन होता है उसमें सामान्य विशेषता क्या होती है बता देना है। तो पहला क्या है, ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, दूसरा ये एक कोशिकीय होते हैं, तीसरा केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, चौथा ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो देखिए बात कर लें इसके क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये सभी क्या काम करते हैं, अलैंगिक जनन करने का काम करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन करने का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है पुष्प में कितने भाग होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प में 6 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प में कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए माफ करिएगा आप लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 होगा। पार्ट भी बता देता हूँ मैं आप सभी लोगों को। ठीक है, देखिए पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहला होता है बाह्यदल। ठीक है, ये होता है बाह्यदल होता है, फिर दलपुंज होता है। ठीक है, और क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर हो गया, और क्या हो गया, स्त्रीकेसर। ठीक है, तो ये इस हिसाब से क्या हो गया, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, ये चारों पार्ट आप लोग याद करिएगा, दल, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, गलती हो गई थी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम अमीबा में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है, ईस्ट में होता है या मॉस में होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मॉस। ठीक है, ये गलत हो गया था थोड़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉस हो जाएगा। ऊपर वाले का आंसर गलत हो गया था। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, ईस्ट में या फिर मांस में होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा क्या होता है, ऐसे इस तरीके से होता है, ये बीच बीच पे टूट जाता है, इसलिए खंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगायरा अपना अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, मुकुल्स का मतलब भी बता देंगे, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, स्पाइरोगायरा, ईस्ट या फिर मॉस में किसके द्वारा। मुकुल्स का मतलब होता है जैसे कोई पौधा है कि यह छोटी सी कलिका इस तरीके से निकला है। ठीक है, इसके माध्यम से एक नए पौधे का विकास हो तो उसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। मुकुल का मतलब होता है उभार। ठीक है, मुकुल का मतलब होता है उभार। ठीक है, साइड से कोई बड निकला है। ठीक है, बड का मतलब होता है कलिका निकला है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, वो मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है किसके माध्यम से, विखंडन के माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से, खंडन के माध्यम से या बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हाइड्रा होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, म्यूकर में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, विखंडन, मुकुलन, खंडन या बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, म्यूकर में जनन किसके माध्यम से होता है, बीजाणुओं के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कायिक प्रवर्धन संभव है इसमें, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपर्युक्त में से किसी भी द्वारा, यानी सभी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कायिक जनन होता है वो जड़ के द्वारा भी होता है, तने के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है या केवल जलीय पौधों में पाया जाता है। तो जो द्विनिषेचन होता है वो किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, यानी ऐसे बीज जिनके ऊपर फल पाए जाते हैं तो वो आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं किसमें, पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में या इनमें से सभी। ठीक है, तो तने पर जो है वो आलू में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, छोटी छोटी बड़ नुमा निकल के आती है। फिर आलू देखा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर छोटी छोटी कलिका इस तरीके से निकल आती है, इनको बोला जाता है अपस्थानिक बड़ यानी कलिका बोला जाता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि
कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किस में होता है? पुदीने में होता है, ब्रायोफिल्म में, आलू में या सभी में? तो पत्तियों के माध्यम से ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल बनता है? ठीक है, हिस्टोन का, क्रोमेटिन धागे का, गुणसूत्रों का, आरएनए का। तो जो हमारा अंतरावस्था होती है उसमें जो होता है हमारा क्रोमेटिन धागे यानी गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं, उसी का क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐच्छिक किस्म का पौधा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है क्या है? कलम लगा दें या रोपण कर दें या दाब कर दें या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर ऐच्छिक विधि पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रोपण करना पड़ेगा। ठीक है, रोपण विधि के माध्यम से पौधे को उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निषेचन के बाद फल में बदलता है, बाह्यदल बदल जाता है, पुंकेसर बदलता है, अंडाशय बदलता है या बीजांडासन बदलता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद में फल में कौन सा भाग परिवर्तित हो जाता है? तो अंडाशय क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है किसमें? फल में। ठीक है, अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तो पराग नली में जो नर युग्मक होता है उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? यानी मुकुलन के द्वारा यानी बड़ के निर्माण के द्वारा, तो मेढक में होता है, अमीबा में होता है, केंचुआ में होता है या फिर हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर आप सभी को बताया हाइड्रा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये जंतु होता है, पादप नहीं होता, यह प्रकाश संश्लेषण करने वाला जंतु होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्माण में किया जाता है? जिब्रेलिन का या एथिलीन का या साइटोकाइनिन का या ऑक्सिन का? ठीक है, लिखा हुआ प्रश्न कि किस पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्माण में किया जाता है? निषेचन किए बिना, ठीक है, और बीज भी ना पाया जाए उसके निर्माण में किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर यह हो जाएगा 26 नंबर का जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अनिषेक फलन, ठीक है, अनिषेक फलन जो होता है यानी कि बीज रहित फलन, ठीक है, बीज रहित फलन को अनिषेक फलन बोलते हैं, को प्रोत्साहित करता है। कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है, जिब्रेलिन करता है या एथिलीन करता है या फ्लोरिजेन करता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, परागण कहलाता है या अंडोत्सर्ग कहलाता है या फिर निषेचन कहलाता है? ठीक है, अगला लिख देते हैं निषेचन कहलाता है या फिर हो जाएगा NOT यानी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है सामने। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परागण। जब परागकण पराग कोशों से कहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? फिरोमेन, जिब्रेलिन, हेपारिन, एनुसिलिन। ठीक है, तो कौन सा पादप हार्मोन होता है? तो मैंने अभी ऊपर आप सभी को बताया, तो जिब्रेलिन होता है, वो पादप हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन होता है? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल या एथिलीन। जब पतझड़ होता है तो किस हार्मोन के माध्यम से होता है? ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल के माध्यम से होता है पतझड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मटर में, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मटर में शुद्ध लंबे एवं बौने पौधे में संकरण कराया जाता है। तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी से प्राप्त पौधे होंगे।
क्या होंगे, कैसे पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे प्राप्त होंगे या शुद्ध बौने प्राप्त होंगे या संकर लंबे प्राप्त होंगे या शुद्ध लंबे एवं बौने दोनों प्राप्त होंगे। तो देखिए शुद्ध लंबे, संकर लंबे प्राप्त होंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे प्राप्त होंगे। देखिए इसका डायग्राम समझिए। मान के चलिए शुद्ध पौधा लिया गया, मान के चलिए उसका टी था और दूसरे का भी टी था, छोटे वाले का यानी शुद्ध बौना टी था और इस तरीके से टी था। इसका इससे संकरण कराया गया तो बड़ा टी और छोटा टी बना, इसका इससे कराया गया। ठीक है, तो बड़ा टी और छोटा टी बना। ठीक है, एक का हो गया। अब इसका इससे कराया गया तो बड़ा टी और छोटा टी बना। ठीक है, अगला क्या, इसका इससे कराया गया तो बड़ा टी और छोटा टी बना। तो ये सभी क्या हो गए हैं, ये देखिए, यानी कहने का मतलब क्या, अगर इस तरीके से प्राप्त हो रहा है ये इसका मतलब क्या होता है, संकर पौधा। ठीक है, यानी दोनों के गुण हैं, बड़े वाले के भी छोटे वाले के भी गुण हैं, यानी शुद्ध के गुण हैं अशुद्ध के दोनों गुण हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध संकर यानी संकर लंबे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मटर के, ठीक है, मटर में बीजों का गोल आकार एवं पीला रंग होता है, क्या होता है, पूर्ण प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है, संकर होता है या फिर प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावी होता है। मटर में जो बीजों का गोल आकार और पीला रंग होता है वो प्रभावी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का प्रतिशत अनुपात कितना होता है। ठीक है, 1/3 होता है, 3/1 होता है, 1/1 होता है या 2/3 होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/1 होता है। ठीक है, 1/1 होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए हैं उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था मटर। क्या नाम था, मटर था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा, रासायनिक नाम क्या होता है, मतलब वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बड़ा टी का और छोटा टी प्रकार के क्रॉस के संतानों में होगा, क्या होगा, टी खाली टी होगा या फिर बड़ा टी छोटा टी होगा या फिर दोनों छोटे होंगे या फिर सभी पाए जाएंगे। अभी ऊपर आप सभी को बताया गया था सभी होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सभी, दोनों प्रकार के संकर होगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं, कौन से है, DDT है या DNA है या प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट है। तो जो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है वो क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी प्राणी की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलेलोमॉर्फ या फिर संकर बोला जाता है। ठीक है, देखिए तो किसी प्राणी की जो जीनी संरचना होती है उसको जीनोटाइप नहीं बोला जाता, फिनोटाइप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। ठीक है, ओके। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि जीन पाए जाते हैं किसमें, कोशिका में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गुणसूत्रों पर। तो जीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, अब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया भी कह लो, सीधे अंदर केंद्रक के अंदर। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि एक संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी गुण वाले पौधों का अनुपात होगा, क्या होगा, 25/25, 75/25, 50/50, 40/60। ठीक है, तो इसमें बताएंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 75/25 होता है। ठीक है, 75/25 होता है। आप सभी को बता दें, अगर आपको कोई भी टॉपिक इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए, हम आप सभी को बोर्ड पर उस टॉपिक को क्लियर करा देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बताइएगा, हम आप सभी को बोर्ड पर वो टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, जो भी मतलब जिस भी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बस बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण था, क्या था, तनी या जोरीदार बीज या रंगीन बीज कवच या गोल बीज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जोरीदार बीज क्या था, अप्रभावी लक्षण था। ठीक है,
अगला है आनुवंशिकता के जनक कौन कहते हैं? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, हिंगो डुब्रीज को या हरगोबिंद सिंह खुराना को। ठीक है, तो आनुवंशिकता के जनक हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलेलोमॉर्फ, निर्धारक या समयुग्मी या समरूप। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसमें क्या बोलता है? युग्म विकल्पी या एलीलमॉर्फ। ठीक है, एलीलोमॉर्फ बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, हिंगो डुब्रीज ने, मेंडल ने। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम किसने? मेंडल ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? बौना पौधा, गोल बीज, सफेद पुष्प, हरे बीज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद पुष्प। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफेद पुष्प। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 44, 45, 46 या फिर 47। ठीक है, तो कितनी होती है? मनुष्य में सूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि मानव में ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं? या फिर ऐसे समझ लो इसको क्वेश्चन को कि मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 1 या 46। ठीक है, तो अब इसमें बताना है ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इस तरीके लिखा जाता है, ये 22 प्लस x या फिर y। ठीक है, ये 22 जोड़ी क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, 22 जोड़ी। ओके, निम्नलिखित में मादा का जीनोटाइप क्या होता है? मादा का जीनोटाइप क्या होता है? XY, XX या YY या तीनों, कौन सा होता है? ठीक है, तो मादा का होता है XX। ठीक है, मादा का जीनोटाइप क्या होता है? XX होता है। ओके, चलिए YY पुरुष का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में प्यूरीन क्षारक है? ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन 2 क्षारक होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा प्यूरीन क्षारक है? तो ग्वानिन क्या होता है? प्यूरीन क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया? मेंडल ने किया, जोहानसन ने किया, बीजमान ने किया, एवरी ने किया। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीन, ठीक है हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्यूरीन क्षारक क्या होते हैं? प्यूरीन क्षारक क्या होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। कौन सा होता है? प्यूरीन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरीन क्षारक होते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये क्या हो गया? पिरिमिडीन क्षारक हो गया। कौन सा होता है? पिरिमिडीन होता है। ठीक है, पिरिमिडीन क्षारक होता है। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ अगला कि सेंट्रोमियर का एक भाग है गुणसूत्र, जीन का होता है या फिर कोशिका द्रव्य का होता है या राइबोसोम का होता है? तो जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र का भाग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि जीन विनिमय क्या होता है? समसूत्री विभाजन में किसमें जीन विनिमय किसमें होता है? समसूत्री विभाजन में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में के प्रथम चरण में होता है या अर्धसूत्री विभाजन के द्वितीय चरण में होता है या उपरोक्त में सभी में होता है। ठीक है, तो जीन विनिमय जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में होता है। ठीक है, किस में होता है? अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न जीनों में सहलग्नता नहीं होती है यदि वह एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से दूर हो। दूसरा है कि वह एक ही गुणसूत्र पर परस्पर निकट हो। तीसरा है कि वह दोनों भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हो। नंबर चौथा है कि समजात गुण युग्म के भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हो। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समजात गुणसूत्र युग्म है अगर हैं, भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर हैं, तो उसमें सहलग्नता नहीं होती है। ठीक है, सहलग्नता नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि उत्परिवर्तन का कारण है किसका? जीन परिवर्तन का होता है, जीवन संघर्ष का होता है, उद विकास का होता है, या प्राकृतिक चयन का होता है। तो उत्परिवर्तन जो होता है वो जीन उत्परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, अगला, ठीक है, जीन परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए या फिर डीएनए के बने होते हैं, या डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1970 में दिया गया, या 72 में दिया गया, या 80 में दिया गया, या 68 में दिया गया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा हुआ है कि टी.एस. मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया है? घरेलू मक्खी पर, बालू मक्खी पर, थल मक्खी पर, सीसी मक्खी पर। ठीक है, तो टी.एस. मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग किया था आनुवंशिक का वो फल वाली मक्खी पर किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। लिखा है कि निम्नलिखित में आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या गाल्जी बॉडी है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंद्रक का निर्माण होता है, किस में होता है? डीएनए में होता है, प्रोटीन में होता है, आरएनए में होता है, या न्यूक्लियो प्रोटीन में होता है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी बच्चे हैं जो भी केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप लोग अपना कमेंट में कमेंट करके भेजिएगा। अगले दिन वही केमिस्ट्री का टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा। चलिए गुड बाय, गुड नाइट।